हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कंसेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का पहला चैप्टर जीवों में जनन के दूसरे भाग के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? सूर्यमुखी, कमल, जलकुंभी, हाइड्रिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जलकुंभी, है ना। देखिएगा, जलकुंभी के संदर्भ में कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें। जैसे जलकुंभी जो है स्थिर जल में यानी कि स्टिल वाटर, शांत जल जो है, स्थिर जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला पौधा है। इसमें जो कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो प्रक्रिया होती है, वह भूअस्तरिका के द्वारा होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में ऑफसेट्स कहा जाता है, इसी के द्वारा होती है। और ये जलकुंभी का जो पौधा है बहुत ही कम समय में ही जिस जलाशय में रहता है उस जलाशय पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है। जब O2 की मात्रा कम होती है तो जल में रहने वाली जो मछलियाँ या अन्य जो जलीय जीव हैं वो मरने लगते हैं, है ना। इसलिए हम लोग जलकुंभी को महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक कहते हैं, है ना। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा पौधा है जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, ये हाइड्रिला है, ये भी जलीय पौधा है। ट्रापा, ये भी जलीय जलीय पौधा है। निलंबो, ये भी जलीय पौधा है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा बबूल हो जाएगा, यानी कि ये स्थलीय पौधा है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है ना, यानी कि हाइड्रोफाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पौधा है जो जल में पाया जाता है। तो देखिए, ये सिंघाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर क हो जाएगा। नागफनी स्थलीय पौधा है, शीशम और एकेसिया, ये तीनों जो पौधे हैं वो स्थलीय पौधे हैं, जबकि हमारा सिंघड़ा जो है वो हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जंगली घास है? वाइल्ड ग्रास के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें ट्रापा दिया है, हाइड्रिला दिया है और जलकुंभी दिया है। ये तीन पौधे दिए हैं और इन तीनों पौधों में जो हाइड्रिला और जलकुंभी है, देखिए इसका घ ऑप्शन जो है वो सही होगा, है ना। इसका यानी कि हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रिला और जलकुंभी ये दोनों ही जंगली घास हैं, है ना। इनको जलीय पौधे या फिर हम लोग वीड्स यानी कि खरपतवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो याद रखेंगे, जंगली घास के अंतर्गत हाइड्रिला और जलकुंभी ये दो पौधे आते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, यानी कि ये चार पौधे का नाम दिया है, इसमें से कौन ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं होते हैं, स्टोमाटा नहीं होते हैं और रूट्स नहीं होते हैं, है ना। इन दोनों का अभाव होता है। देखिए, इसका सही आंसर जो है मार्सिलिया हो जाएगा। तो ये हाइड्रोफाइट्स जैसे मार्सिलिया तथा पानी में डूबे रहने वाले पौधे यूट्रिकुलेरिया में अक्सर रंध्र और जड़ें दोनों का क्या होता है, अभाव होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है पानी से पोषक तत्व, पानी को और गैसों को सीधे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, है ना। इसलिए इन्हें रंध्रों की ज़रूरत जो होती है नहीं पड़ती है। तो हमारा इसका सही आंसर जो है मार्सिलिया हो जाएगा, यानी कि ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें निपेंथिस है, खटपर्णी भी है, वीनस फ्लाईट्रैप भी है, ड्रोसेरा भी है, यानी कि इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों जो पौधे देख रहे हैं, ये तीनों पौधे इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंतर्गत आते हैं और ये वैसे जगहों पे उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है ना। और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। और इन पौधों में स्वपोषण, यानी चूँकि ये इन पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं वो हरी होती हैं, इसलिए इनमें स्वपोषण पोषण होता है। और इसके साथ साथ विषम पोषण, यानी कि ये
कीड़ों को खाते हैं, इसलिए इनको हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी होते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है ना। तो इसमें एक लिंगी पौधे के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पौधा जो है एक लिंगी है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा पपीता जो है वो एक लिंगी है। देखिए, एक लिंगी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके फूलों में या तो नर या मादा प्रजनन अंग में परागकोश या अंडाशय होते हैं। ये देखिए, ये नर जो है ना, नर या मादा प्रजनन, तो नर में हो गया हमारा परागकोश और ये मादा प्रजनन अंग में हो गया अंडाशय, ये होते हैं, है ना। दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। इन पौधों में नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर या एक ही पौधों पर अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं। जैसे एक ही पौधे पे होंगे या फिर अलग अलग पौधे पर होंगे, है ना, और अलग अलग स्थानों पे पाए जाते हैं, है ना। जैसे इसमें आता है मोनोइसियस प्लांट। जैसे जब एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों फूल अलग अलग जगहों पर होते हैं। जैसे मक्का का जो पौधा होता है, तो उसमें आप देखे होंगे कि ये पत्तियां हो गई, यहाँ पे आपके ये फीमेल ये स्टिग्मा होते हैं, है ना, और ऊपर ये जो है मेज़, इस तरह से मेज़ के ऊपर जो है वो नर भाग होता है और यहाँ पे ये फीमेल पार्ट होता है। तो पौधा एक ही होता है, लेकिन नर और मादा जो दोनों फूल हैं वो अलग अलग जगहों पे होते हैं। जैसे मक्का, रेड़ी, खीरा, नारियल, कद्दू, तरबूज, अखरोट आदि हो गया, है ना। अब ये डाइसियस जो प्लांट होते हैं, डाइसियस प्लांट में क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों जनन अंग या जो फूल होते हैं, है ना, अलग अलग पौधे पे लगते हैं। जैसे पपीता हो गया, जूनिपर हो गया, खजूर हो गए, कीवी, सहतूत, भांग, चिनार आदि, ये सब जो है वो डाइसियस प्लांट के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करता है। देखिए, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि अपने जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करता है। तो ये बांस हो जाएगा, नीला कुरेंजी हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय सामन मछली हो गया। तो इनमें से हो जाएगा सही। तो देखिए, ये बांस के संदर्भ में कुछ बातें हैं कि बांस जो है अपने जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। बांस जो पौधा है वो 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उसमें फल लगते हैं और अंत में ये पौधे क्या होते हैं, बांस होते हैं, मर जाते हैं, है ना। यानी कि बांस का जो पौधा है अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार क्या करता है, पुष्प उत्पन्न करता है। देखिए, दूसरा पौधा है नीला कुरेंजी। एक दूसरा पादप का नाम है नीला कुरेंजी। यह 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है और ये नीला कुरेंजी जो पौधा है वो 2006 के दौरान सितंबर और अक्टूबर माह में इतने पुष्प उत्पन्न किए कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारों पर नीले रंग के पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा था। और उस वर्ष जो है पर्यटकों का ज़्यादा आगमन भी हुआ था इस फूल को देखने के लिए। तो नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार और बांस जो है 50 से 100 वर्षों में एक बार इसमें क्या होते हैं, पुष्प उत्पन्न होते हैं, फल लगते हैं और ये पौधे जो हैं अंत में क्या होते हैं, मर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें मध्य चक्र पाया जाता है। हमसे ईस्टर साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो इसमें देखिए, ये मानव हो गया, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, बंदर में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। इसका सही आंसर जो है हमारा गाय हो जाएगा। गाय में मध्य चक्र जो होता है वो पाया जाता है। देखिए, ये नॉन प्राइमेट्स आप जानते होंगे, है ना। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक हमारा हो जाता है नॉन प्राइमेट्स और दूसरा जो है वो प्राइमेट्स हो जाता है। नॉन प्राइमेट्स यानी कि जिसमें ईस्टर साइकिल जो होता है पाया जाता है और प्राइमेट्स जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे ये नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, रैट, डियर, टाइगर, ये जितने भी हैं इनमें एक चक्रीय परिवर्तन की श्रृंखला होती है ना। ईस्ट्रोजेन का इस समय क्या होता है, ईस्ट्रोजेन का स्तर जो इनके रक्त में ईस्ट्रोजेन का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इंटरकोर्स
की इच्छा इनमें क्या होती है, बढ़ जाती है। इस काल के अंत में इन मादाओं यानी कि जो भी देख रहे हैं ये सब है ना, डॉग, रैट, डियर, काऊ जो है, इन मादाओं के प्रजनन मार्ग का स्तर जो होता है वो टूटता है और रजस्राव मेंस्ट्रुएशन भी होता है। यह काल अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, अलग अलग जीवों में यह काल जो होता है अलग अलग होता है। जैसे गाय में 18 घंटे है, डॉग तथा कैट में 7 दिन है, हिरण में 1 वर्ष है ना। उसके बाद इसलिए इसे मोनोइस्टस कहा जाता है। हिरण में 1 वर्ष में होता है, इसलिए हम लोग हिरण को मोनोइस्टस के नाम से जानते हैं, हिरण को, है ना। कुत्ता जो है, कुत्ता में ये साल में 2 बार होता है, इसलिए इसको बाइस्टस कहा जाता है। यानी कि 1 वर्ष में 2 स्टस पीरियड होते हैं, है ना। 1 वर्ष में 2 स्टस पीरियड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बाई स्टस बोलते हैं। और रैट हो गया, रैट में जो स्टस पीरियड जो होते हैं 1 वर्ष में कई बार होते हैं, इसलिए इनको हम लोग पॉलीस्टस बोलते हैं, है ना। और ये जो है आप हमारा जो हिरण है, हिरण में 1 वर्ष में स्टस पीरियड 1 ही बार होता है, इसलिए हम लोग हिरण को जो है मोनोस्टस बोलते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वो उभयलिंगी नहीं है ना। तो देखिए केंचुआ उभयलिंगी है, फीताकृमि भी उभयलिंगी है, जोंक भी उभयलिंगी है, घरेलू मक्खी जो है यह उभयलिंगी नहीं है ना। मेल और फीमेल जो है अलग अलग होते हैं, इसका सही आंसर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रज चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। मानव में भी होता है, बंदर भी में भी होते हैं, है ना। और लंगूर, यानी कि इसका सही आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो चक्र होता है, साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो प्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं में पाया जाता है। जो प्राइमेट्स फीमेल्स जो होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाते हैं, है ना। जो रजो दर्शन से, है ना, यानी कि मेनाक से शुरू होता है और मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति तक यह चक्र जो होता है, साइकिल जो होता है, प्रत्येक 28 दिन पे क्या होता है, रिपीट होते रहता है। जैसे एप्स हो गए तथा मंकी में मुख्य अंतर यह है कि एप्स जो होते हैं वानरों की पूंछ नहीं होती है और ये पेड़ों पर जो है वो झूलते हैं, जबकि मंकी जो है, जिनको हम लोग बंदर बोलते हैं, इनकी पूंछ होती है और ये 4 पैरों पर दौड़ते या कूदते हैं, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मानव में भी होते हैं, बंदर में भी होते हैं और लंगूर में भी होते हैं। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें समयुग्मक आइसोगैमेट्स पाए जाते हैं। तो जैसे इसमें फ्यूकस दिया है, मानव दिया है, क्लैडोफोरा दिया है और ये मेढक दिया है। तो इसका सही आंसर देखिए, फ्यूकस है, मानव है, क्लैडोफोरा है और ये मेढक है। इसका सही आंसर जो है हमारा क्लैडोफोरा हो जाएगा, है ना। यानी कि जब नर तथा मादा दोनों युग्मक जो होते हैं देखने में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों रूप से एक दूसरे के एकदम समान दिखाई देते हैं, इतने ये एक दूसरे से समान होते हैं कि इन दोनों को अलग अलग करना या श्रेणीबद्ध करना क्या हो जाता है, कठिन होता है कि कौन सा इसमें नर युग्मक है और कौन सा मादा, है ना। तो सम युग्मक जो है हमारा इसमें सही आंसर ग हो जाएगा, क्लैडोफोरा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विषम युग्मकी का उदाहरण नहीं है ना। तो विषम युग्मकी का उदाहरण नहीं है। तो देखिए मानव जो है विषम युग्मक होते हैं, यानी कि इसमें ओवम का स्ट्रक्चर और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग है ना। दोनों की संरचना में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए इनको हम लोग विषम युग्मकी बोलते हैं। तो मानव हो जाएगा। उसके बाद से हमारा ये फ्यूकस भी हो जाएगा, मेढक भी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, है ना। क्लेमाइडोमोनास जो है वो समयुग्मकी का उदाहरण है ना। ये विषम युग्मकी के अंतर्गत नहीं आते, है ना। तो हमारा सही आंसर जो है क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा इसका, है ना। अगला प्रश्न है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है। तो देखिए नर जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो फीमेल से अलग होते हैं, रंग में भी हो सकते हैं, उसके बाद से रूप में भी हो सकते हैं, आकार में भी हो सकते हैं। इन सब में नर जो हैं वो मादा से अलग अलग होते हैं।
तो इस क्रिया को हम लोग यौन द्विरूपता बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इसमें दे रहा है कि जब नर तथा मादा एक दूसरे से रूप, रंग, आकार आदि में अलग अलग होते हैं, जैसे मोर और मोरनी दोनों में समानता थोड़ा सा अंतर होता है। मोर जो होते हैं ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, उस ज़्यादा कलर्ड होते हैं मोरनी की तुलना में। नर और मादा एस्केरिस, देखिए नर जो एस्केरिस होते हैं वो छोटे होते हैं, मादा एस्केरिस थोड़ी सी बड़ी होती है ना। शेर शेरनी, तो ये दोनों में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, और इसी अंतर को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंड प्रजक का उदाहरण है, ओविपेरस पूछा जा रहा है। तो सांप भी अंडे देते हैं, मुर्गी भी अंडे देती है, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो अंडे देने वाले जीव को ओविपेरस तथा शिशु को जन्म देने वाले जीवों को हम लोग विविपेरस बोलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि मानव युग्मकों में, ध्यान से देखेंगे, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। देखिए 46 होगी नहीं, आप तुरंत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मानव युग्मक पूछा जा रहा है ना, केवल मानव नहीं पूछा रहा, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 नहीं होगा, इसका सही आंसर 23 हो जाएगा, है ना। तो युग्मक यानी कि गैमेट्स में पूछ रहा है, स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या ओवम में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, ये पूछा जा रहा है ना। तो हमारा सही आंसर जो है वो 23 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य मेल में पूछा जा रहा है, फीमेल नहीं, मादा के बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ पे। मनुष्य के मेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना। तो 44 प्लस XX ये तो फीमेल हो जाएगी, और 44 प्लस XY 44, और ये X 45 और ये 46। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कि यानी कि मेल ह्यूमन में गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस X और Y होती है ना, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अधिकांश जीवों में नर युग्मक होते हैं। देखिए मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि चलने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, है ना। तो हमारा इसका सही आंसर जो है वो ख हो जाएगा, यानी कि नर युग्मक जो होते हैं मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल युग्मक होती है वो नॉन मोटाइल होती है, अचल होती है, स्थिर होती है ना। कह रहा है कि कुछ शैवाल तथा कवक, है ना, कुछ शैवाल हैं और कुछ कवक हैं, इनमें नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मक जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, चलने वाले होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि परागकण कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो ये परागकण वर्तिका नहीं होगा, ओवरी नहीं होगा, परागकोश। इसका सही आंसर जो है हमारा ग हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।